Next disease from the infectious diseases medicine is poliomyelitis. सो केस हम देख लेते हैं परवेज़ अकबर से ही इसको देखेंगे। केस है कि 4 years old boy presents with fever and asymmetrical flaccid paralysis of the lower limb. सो फीवर के साथ क्या है, फ्लैसिड पैरालिसिस है ऑफ द लोअर लिम्ब। सो पैरालिसिस यू नो दैट पोलियो की वजह से हो जाता है। सबसे पहले इसका कॉज़ क्या है ना, तो कॉज़ इसका क्या है, पोलियो का कॉज़ क्या है, इट इज़ एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। और इसमें क्या होता है, इसका जो कॉज़ है दैट इज़ पोलियो वायरस। और कॉज़ में अगर हम बात करें शुरू में इसका थोड़ा सा कि इसमें जो है ये हमारे पास फेब्राइल इलनेस होती है, मतलब इसमें फ़ीवर होता है, लो ग्रेड फ़ीवर होता है सोर थ्रॉट के साथ कभी कभार। और कभी कभार ऐसे होता है कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और पैरालिसिस हो जाता है। और ये होता है कि इसमें आपको पता है कुछ वैक्सीन होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसकी जो एटियोलॉजी है दैट इज़ पोलियो वायरस, जो कि एक एंटीरो वायरस है, RNA एंटीरो वायरस। इसकी जो है वो 3 सीरोटाइप्स होती हैं, सीरोटाइप 1, 2 एंड 3। तो 3 इसकी सीरोटाइप्स हैं, ये आपने याद रखना है। दूसरा ये कि एंटीरो वायरस है, RNA वायरस है, पोलियो वायरस। नेक्स्ट इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमंस इसका रिजर्वायर होते हैं। इसकी जो ट्रांसमिशन होती है यू नो दैट कि वो फीको ओरल रूट से होती है, रेस्पिरेटरी रूट से होती है, या जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। या ये होता है कि मदर को अगर है तो पेरीनेटली ट्रांसमिशन हो जाए टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट। तो 3 तरह से इसकी जो है वो ट्रांसमिशन होती है। फिर यू नो दैट ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, तो ऑब्वियसली ये फीसिस के अंदर जो है इसका वायरस पड़ा होता है कि पैरालिसिस होने से 2 हफ़्ते पहले तक जो है फीसिस तक में जो है ना ये वायरस एलिमिनेट होता रहता है। क्योंकि GIT में है ना, तो ऑब्वियसली GIT में फीसिस में एलिमिनेट होता रहेगा। ज़्यादातर जो पोलियोमाइलाइटिस है वो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के अंदर होता है, अर्ली एज के अंदर हो सकता है अगर पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं। और इसकी जो कम्युनिकेबिलिटी होती है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फीको ओरली या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू इसने ट्रांसमिट होना है, थ्रोट या फीसिस के थ्रू वो इसकी होती है। और इस तरह से होती है कि जो है ये फीसिस के अंदर जो है वो एक्सक्रीट होता है 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इलनेस, और सेवरल वीक्स जो है वो फीसिस में जो है ये एलिमिनेट होता रहता है। और ओकेजनली कभी कभार ये मंथ्स तक भी रिलीज़ होता रहता है, कंटेजियस होता है। और फिर इसके अलावा जो है हमारे पास, क्योंकि मदर के अंदर एक IG जो इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो ट्रांसप्लेसेंटली बच्चे में चली जाती है, तो पहले 6 महीने तक जो है इसकी अच्छी भली इम्यूनिटी रहती है। लेकिन 6 महीने के बाद भी बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी जब ख़त्म होती है तो फिर इसका प्रॉब्लम जो है वो आता है। ये थोड़ी सी जो है एपिडेमियोलॉजी थी। अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है दैट इज़ द 8 to 12 डेज़ का, और ज़्यादा मतलब कम से कम 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है कि जैसे हमने कहा फीको ओरली ट्रांसमिट होता है, तो ये ओरोफ्रेंजियल रूट के थ्रू मतलब ये अंदर आएगा। ओरल इंजेक्शन इसकी होगी सबसे पहले ओरोफेरेंजियल रूट में, फिर ये आएगा हमारे स्टमक में, वहाँ पे लो pH होगी, वहाँ से ये गुज़र जाएगा। फिर ये आएगा हमारे जो है मतलब स्टमक से कहाँ जाएगा, सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाएगा, तो वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ के रीजनल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा, फिर ये ब्लड में चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में इसकी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी फिर, और एलिमेंट्री ट्रैक्ट में भी एंटीबॉडीज़, क्योंकि म्यूकोसा की IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी बन जाती हैं। फिर जो है ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं अगर इतनी अच्छी नहीं होती कि ये न्यूट्रलाइज़ कर सके वायरस को, तो वायरस फिर इन्वेड करता है हमारे जो है ना जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं स्पाइनल कॉर्ड और CNS के, उनको इन्वेड करेगा और उनके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स हैं उनका डैमेज शुरू हो जाएगा। क्लिनिकल पिक्चर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं,
CNS में अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है जिसका इंटीरियर हॉर्न सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। मेड्यूला इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें मेड्यूला के अंदर क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। फिर ये सेरिबेलम को इन्वॉल्व कर सकता है, उसके ग्रे सेल न्यूक्लियाई और वर्मिस को, और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर सकता है, मतलब मोटर कॉर्टेक्स को। तो पैथोजेनेसिस समझ आई कैसे ये हमारे ओरोफेरेंजियल रूट से मल्टीप्लाई किया, इसने एलिमेंट्री ट्रैक्ट में रीजनल लिम्फ नोड्स में चला गया, ब्लड में चला गया, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनी, फिर ये हमारे इन्वेसिव हो गया और ये डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड में, मेड्यूला में, सेरिबेलम में और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चला जाता है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, इसके जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, उसको ये इन्वॉल्व करता है और दैट रिजल्ट्स इन द पैरालिसिस। सो इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि सबसे पहले हमने बात की कि जो मदर से ट्रांसप्लेसेंटली बेबी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ जाती हैं वो 6 मंथ्स तक प्रिजिस्ट करती हैं। उसके बाद जो है नेचुरल इन्फेक्शन अगर हो तो एक्टिव इम्यूनिटी पूरी लाइफ के लिए रहती है। फिर अगर ये हमारी मतलब फीकोली ट्रांसमिट होता है तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं, जो अभी हमने डिस्कस की, जिसमें वी हैव द IgA एंटीबॉडीज़ जो कि हमारी म्यूकोज़ा एसोसिएटेड होती हैं। तो ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसके अगेंस्ट। ट्रांसप्लेसेंटली क्या है, नेचुरल इन्फेक्शन में क्या है, और अगर ये डिज़ीज़ हमारे अंदर आ जाती है तो फिर क्या है। फिर क्लिनिकल फाइंडिंग्स आती हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ना वी हैव द 4 प्रॉब्लम्स, ठीक है। शुरू में हमारी होती है एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि शुरू की बात ही कर सकते हैं, मतलब कहते हैं कि 95% केसेस जो पोलियो के होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कि इन्फेक्शन तो हो गया है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। तो 95% आर द लकी पीपल। फिर क्या है, अबॉर्टिव पोलियो। एबॉर्टिव पोलियो में याद रखना कि इसमें ना वो आते हैं कि फ़ीवर हो जाता है और मलेज, एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, सोर थ्रोट, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, और फ़ीवर इसमें जो है वो तकरीबन 103 से कम रहता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये एबॉर्टिव में आती हैं, विच इज़ नॉन स्पेसिफिक फिब्राइल इलनेस, जो कि 5% केसेस में होता है। फिर नॉन पैरालिटिक जो होता है ना, ये हमारा होता है 1 to 3% केसेस में। नॉन पैरालिटिक मतलब कि इसमें वो नर्वस सिस्टम में चला तो गया है लेकिन उसने अभी तक जो नर्व्स हैं, उनको न्यूरॉन्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो इसका दूसरा नाम होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो इनिशियल सिम्टम्स जो इसमें आते हैं वो फ़ीवर, माइल्जिया, सोर थ्रोट और हेडेक के आते हैं 2 से 6 दिन। फिर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के साइंस आते हैं। और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के क्या साइंस होते हैं, लाइक फ़ीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, स्पाइनल रिजिडिटी एंड नोज़िया। फिर अगर ये ब्लैडर की नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा तो ब्लैडर पैरालिसिस एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा जो है इसमें नकल और स्पाइनल रिजिडिटी होगी, और आपको पता है उसमें कर्निक एंड ब्रूडनेस की साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डिप्रेस्ड होती हैं तकरीबन 24 घंटे बाद। और फिर जिसमें वी हैव द क्रेमेस्टेरिक, एब्डोमिनल एंड स्पाइनल एंड ग्लूटियल रिफ्लेक्सेस। फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डिप्रेस्ड होती हैं, और फिर टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस। मतलब नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में सिंपली आपने याद रखना है कि एसिम्प्टोमेटिक मेनिंजाइटिस के साइंस आ रहे होते हैं। टेंडन रिफ्लेक्सेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है, सुपरफिशियल एंड डीप, लेकिन अभी तक पैरालिसिस नहीं होता। ब्लैडर की पैरालिसिस हो सकती है लेकिन अभी तक लिम्स की पैरालिसिस नहीं हुई। फिर 1 to 3% केसेस में पैरालिटिक पोलियो होता है, जिसमें वी हैव द weakness of one or more muscle groups like skeletal and cranial involvement। तो इसमें क्या होता है कि डीपर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और कौन से साइंस आते हैं, पेन, स्पास्टिसिटी, हाइपरटोनिया, रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक एरिथमियाज, ब्लड प्रेशर एंड वेजोमोटर चेंजेस, ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन। तो एसिमेट्रिक पैरालिसिस जो है वो मोस्टली होता है, और पैरालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है तकरीबन बाद में। और फिर वो बताते हैं कि इसमें जो है पैरालिसिस अगर हम 6 मंथ्स के अंदर जो है वो पैरालिसिस इम्प्रूव करता है और फर्दर फिजियोथेरेपी से फर्दर इम्प्रूव कर सकता है। तो समझ आई आपको थोड़ा सा कि एसिम्प्टोमेटिक में कोई सिम्टम नहीं है, एबॉर्टिव में वो फीवर एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ रहे हैं, नॉन पैरालिटिक में मेनिंजाइटिस वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, और पैरालिटिक में पैरालिसिस हो रही है। तो पैरालिटिक में क्या होता है, वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन स्टेम।
तो अब ब्रेन स्टेम में क्या है, वो सारी ब्रीदिंग, सारी वो जो सेंटर्स हैं, आपको पता है रेस्पिरेशन के सेंटर्स हैं, हार्ट के सेंटर्स हैं, तो वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन होती है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। वी हैव 3 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स होती हैं। स्पाइनल फॉर्म होती है, बल्बर फॉर्म होती है, बल्बो स्पाइनल फॉर्म होती है और इंसेफेलिटिक फॉर्म होती है। सबसे पहले स्पाइनल फॉर्म होती है इसकी। स्पाइनल फॉर्म मतलब कि जो सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स होते हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वीकनेस होती है मसल्स ऑफ नेक, एब्डोमेन, ट्रंक, डायफ्राम एंड एक्सट्रीमिटीज़ की। और जब ये हमारे थोरेसिक या स्पाइनल सेगमेंट्स को इन्वॉल्व करेगा, तो जब मसल्स ऑफ नेक, एब्डोमेन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी होगी, जिसमें वी हैव द पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, डायफ्राम का पैरालिसिस हो जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई स्पाइनल फॉर्म। फिर बल्बर फॉर्म मींस कि जो हमारे मेड्यूला है, वहाँ पर जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके न्यूक्लियाई की इन्वॉल्वमेंट हो रही है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाइटल सेंटर्स। मोस्टली जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, 9th, 10th और 12th नर्व इन्वॉल्व होती है। जब ये इन्वॉल्व होंगी तो क्या होगा, 9th नर्व इन्वॉल्व होगी विच इज़ ग्लॉसोफ्रेंजियल वेगस नर्व और हाइपोग्लॉसल नर्व। तो जो पैरालिसिस हो जाएगी हमारे फेरेंक्स, लैरिंक्स और टंग के जो मसल्स हैं, which will result in difficulty in swallowing and speech and cardiorespiratory function. So clinical findings बल्बर पोलियोमाइलाइटिस की क्या होंगी कि swallow नहीं कर पाएगा बंदा, खा नहीं पाएगा खाना, उसका जो खाना है वो फंस जाएगा, वो उसको swallow नहीं कर पाएगा, और accumulation of saliva in the pharynx हो जाएगा, nasal regurgitation होगी, कफिंग इफेक्टिवली नहीं होगी, यूवला जो है वो डेविएट कर जाएगा या टंग डेविएट कर जाएगी ड्यू टू पैरालिसिस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट हाइपोग्लॉसल नर्व। अगर हमारे लैरिंक्स की नर्व्स इन्वॉल्व होंगी तो इट रिजल्ट इन हॉर्सनेस एंड एफोनिया। इमोबिलाइजेशन लीड्स टू एट्रोफी ऑफ द नॉन पैरालिटिक मसल्स एंड डिक्यूबिटस अल्सर्स। तो बल्बर पोलियो की समझ आई कि क्या क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है 9th एंड 12th नर्व की, और वाइटल सेंटर्स की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बल्बो स्पाइनल में दोनों चीज़ें आएंगी, स्पाइनल भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और बल्बर भी। स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से मसल्स इफ़ेक्ट होंगे और बल्बर फॉर्म की वजह से नर्व्स इफ़ेक्ट होंगे, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। इंसेफेलेक्टिक मतलब कि जो ब्रेन है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है, जिस विच रिजल्ट इन इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस एंड कोर्स ट्रेमर्स। तो समझ आई हमारी जो इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, स्पाइनल, बल्बर एंड बल्बो स्पाइनल इंसेफेलेक्टिक। डायग्नोसिस क्लिनिकली हो जाएगा। फिर हम क्या करवाते हैं, हिस्ट्री लेंगे उसकी सारी के आपने इम्यूनाइजेशन, वो जो पोलियो की वैक्सीन करवाई थी बचपन में बच्चे की कि नहीं करवाई थी, कितनी करवाई थी, डोज मिस तो नहीं हुई थी, कहाँ से करवाई थी, कब कब करवाई थी। फिर डायग्नोसिस में हम स्टूल देखेंगे। अच्छा, सीबीसी करवाते होते हैं इसमें। सीबीसी में हमें क्या मिलेगा, सीबीसी में टीएलसी रेज मिलेगा, जो आपके होंगे। सीएसएफ को हम एग्ज़ामिन करेंगे। सीएसएफ में क्या मिलेगा, वायरस है ना, तो प्रोटीन्स जो हैं वो एलिवेटेड होंगी, ग्लूकोज नॉर्मल होगा, लिम्फोसाइट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा मिलेंगे। फिर आप क्या करवाते हो, स्टूल करवाते हो। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस जो है वो आपका वायरल कल्चर ऑफ द स्टूल है। तो स्टूल आप चेक करवाते होते हो, जिसमें आप जो है वो 24 आवर्स अपार्ट जो है 2 और मोर स्टूल स्पेसिमेंट्स लेते हो और उसमें पोलियो वायरस को आइसोलेट करते हो, विच इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस। थ्रोट में से भी स्वाब ले सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ट्रांसमिट हो सकता है, और रेक्टल स्वाब्स भी ले सकते हो। तो ये सारी हमारी होगी डायग्नोसिस। डीडीज़ क्या हो सकते हैं, डीडीज़ पोलियो के क्या हो सकते हैं, जिसमें पैरालिसिस होगी, लाइक गुएनबेरी सिंड्रोम। लाइक अभी हमने पीछे एक देखा है, हाँ बल्कि गुएनबेरी सिंड्रोम है, पोलियो न्यूराइटिस है, ट्रांसफर्स माइलाइटिस, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस, बॉचुलिज्म में भी वही होता है ना, पैरालिसिस होती है, डिसेंडिंग पैरालिसिस, गॉन में असेंडिंग पैरालिसिस, टिक पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें।
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं पोलियो की, खुद भी आप बता सकते हैं। सारे मसल ख़राब हो तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, फ्रेंजियल पैरालिसिस, ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन। इसके अलावा माइल्ड हाइपरटेंशन हो सकती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाइटल सेंटर्स। हाइपरकैलेसीमिया, नेफ्रोकैल्सिनोसिस एंड वास्कुलर लीजन्स हो सकती हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। और डेथ्स हो सकती हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? स्पोर्टिव मैनेजमेंट क्या होती है इसकी? स्पोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, अगर उसको दर्द है तो एनाल्जेसिक्स देंगे, सेडेटिव्स देंगे, प्रॉपर डाइट देंगे, बेड रेस्ट का कहेंगे। लेकिन अगर बहुत सीवियर है तो हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस के केस में। क्यों? क्योंकि पैरालिटिक में हमें खतरा है कि अगर अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो गए, स्पाइनल फॉर्म अगर उसकी है तो वो तो उसके लिए हमें अर्ली रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। न्यूट्रल पोजीशन रखेंगे पेशेंट की। न्यूट्रल पोजीशन आपकी बुक में बनी भी हुई है कि इसमें हम ना फ़ीट को राइट एंगल पे रखते हैं, नीज़ को स्लाइटली फ्लेक्स करते हैं, हिप और स्पाइन को जो है वो स्ट्रेट रखते हैं, और फिर उनको मतलब सैंड बैग्स के साथ उसकी एक न्यूट्रल पोजीशन बनाते हैं ताकि उसको जो है ना एक अच्छी पोजीशन जो है वो मिल सके। तो उसके साथ उसकी स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करवाते हैं। तो साथ में हम उसकी ब्लड प्रेशर, उसके वाइटल मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और फिर हम उसको जो है वो मिनिमल हैंडलिंग करते हैं उसकी, और पेशेंट की जो एयरवे मेंटेन करते हैं। उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो वो देते हैं। कोई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम नहीं देते। उसकी न्यूट्रिशन हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं, उसकी कॉन्स्टिपेशन और ब्लैडर केयर का ख्याल रखते हैं। उसकी जो है वो उसकी करेक्टिव स्प्लेंट्स एंड ब्रेसेस अगर चाहिए तो वो लगाते हैं। सर्जरी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमारी ट्रीटमेंट में आ जाएंगी। प्रोग्नोसिस इसका जो है वो कहते हैं कि जो है वो मोर्टेलिटी रेट इसका 5 to 10% है। परमानेंट पैरालिसिस 15% केसेस में होता है। माइल्ड पैरालिसिस 30% केसेस में होता है। और ज़्यादातर जो मोर द एक्सटेंसिव द पैरालिसिस इन द फर्स्ट डेज ऑफ इलनेस द मोर इज़ द स्वेरिटी। तो ये है कि पैरालिसिस अगर पहले 10 दिनों में होगा तो उसकी डिसेबिलिटी होने के ज़्यादा स्वेयर चांसेस हैं। प्रिवेंशन कैसे? आपको पता है कि पोलियो वैक्सीन होती है आपके पास, ओरल भी होती है और आईवी भी होती है। ओरल जो है वो हमारी ओपीवी है, सेबिन वैक्सीन विच इज़ एटेनुएटेड, और सॉल्क इज़ द इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन विच इज़ इनएक्टिवेटेड। और ये वैक्सीनेशंस जो हैं ये हमारी होती हैं। अभी वैक्सीनेशंस जो हैं ये हमारी सारी जो सीरोटाइप्स हैं पोलियो की उसको कवर करनी चाहिए। तो अब इसके हम जो है यूकेस डिस्कस कर लेते हैं पोलियोमाइलाइटिस के। ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 years old अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड वॉज ब्रॉड विद इनएबिलिटी टू वॉक फॉर 3 days। तो हिस्ट्री पे आपको पता चला कि उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी, और 3 days से जो है वो इनएबिलिटी टू वॉक। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, मतलब कि हमें लग रहा था कि शायद उसको कोई चोट लगी हो जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा 3 दिन से। ही हैड फीवर, मसल पेन, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ हिज करंट सिचुएशन। तो ये आपका जो है वो एबॉर्टिव टाइप, मतलब एबॉर्टिव शुरू में हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन ही हैड हाइपोटोनिया एंड हाइपोरिफ्लेक्सिया। तो ये आपकी आ जाएगी जो है हाइपोरिफ्लेक्सिया किस में होता था? एसेप्टिक वो जो था नॉन पैरालिटिक उसमें भी था, तो ये भी था। मोर ऑन द राइट साइड राइट देन द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब कि एक साइड पे है। Power in the right lower limbs was 1/5, in the left lower limb 3/5. He had nasal twang of voice and regurgitation of food as well. तो ये कौन सी टाइप होगी? इसकी क्लिनिकल फॉर्म ऑफ पैरालिटिक पोलियो कौन सी होगी? ये बल्बर टाइप, जिसमें नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं। He was afebrile and signs of meningeal irritation were absent. So what is the most likely diagnosis? It will be polio. It is 3 DDs। तो DDs क्या होंगे इसके? गॉनबेरी सिंड्रोम आप कह सकते हो, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कह सकते हो, आप बोचुलिज्म कह सकते हो, ट्रांसवर्स मेलाइटिस कह सकते हो। सो इस तरह से। इसके अलावा ना डिप्थेरिया भी एक आपको पता है, ये भी हम लिख सकते हैं। डिप्थेरिया में भी पैरालिसिस हो जाती होती है, उसमें हमने देखा था। तो फिर इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करोगे? मतलब कंफर्मेशन जो इसकी होती है ना, वो तो इसकी स्टूल स्पेसिमेन से होती है ना, कि थ्रॉट स्वैब्स एंड थ्रू स्टूल स्पेसिमेंस लेके हम उसका वायरल कल्चर करवाते हैं, तो दैट इज़ कंफर्मेटरी।
और मैंने आपको बताया था कि उसमें हम दो दफ़ा करवाते हैं 24 आवर्स अपार्ट, 2 और मोर स्टूल स्पेसिमेंट्स 24 आवर्स अपार्ट, तो उससे हमारा होता है डिटेक्ट, और डायग्नोसिस इसका इस तरह से कंफर्म होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन भी देखें, 14 मंथ्स ओल्ड अनवैक्सीनेटेड है और अनएबल टू बियर वेट और नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, फ़ीवर है, उसको लूज़ मोशंस वॉमिटिंग है, और एग्जामिनेशन पे हाइपोटोनिया हाइपोरिफ्लेक्सिया है, एक साइड पे ज़्यादा है, पावर जो है वो हमारी कम हुई हुई है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, और डायग्नोसिस डीडीज़ क्या है, कंफर्मेशन सेम क्वेश्चन है। और फिर ये लास्ट वाला देखें, 3 years ओल्ड है बच्चा, इज़ नॉट मूविंग हिज लोअर लिम्ब आफ्टर अ फेब्राइल इलनेस ऑफ 3 days और बिलोंग्स टू द पुअर ब्रोकन फैमिली, मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि जल्दी हो जाता है उन बच्चों के अंदर जो कि पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, अनवैक्सीनेटेड, ये इसका मेन क्लू होता है। एग्जामिनेशन रिवील्स कॉन्शियस अलर्ट चाइल्ड विद मार्क्ड हाइपोटोनिया एंड एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्सेस इन द लोअर लिम्ब। तो डीडीज़ आपने बताने हैं, डीडीज़ आप सारे पोलियो, गॉनबेरी सिंड्रोम, बॉचुलिज्म कंसिडर कर सकते हो अगर वो हनी ले लिया उसने बचपन में, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ट्रांसवर्स मेलाइटिस, डिप्थेरिया, इस तरह से। दैन व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू वुड कैरी आउट, तो इन्वेस्टिगेशंस में डायग्नोसिस क्लिनिकल हो सकता है, सीएसएफ एग्जामिनेशन, सीबीसी करवाएंगे, वायरल कल्चर ऑफ द स्टूल स्पेसिमेंस एंड थ्रोट स्वैब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोलियो क्वेश्चंस एंड पोलियो टॉपिक।